हम वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग जो की है इस टॉपिक की, ये वेक्टर एडिशन का टॉपिक है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। वेक्टर एडिशन का टॉपिक क्या है, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ लें। हमने ये देखा कि दो से ज़्यादा वेक्टर का भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स भी हैं तो उसका भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बताओ बच्चे कैसे निकालते हैं, हम बताओ। अनम पहले फर्स्ट टू ऐड करेंगे, फिर शाबाश, वेरी गुड। पहले दो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उनका रिजल्टेंट आएगा, उससे तीसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे। बट अगर उससे भी ज़्यादा वेक्टर्स हो, 4-5 हो, इजीली हम सॉल्व नहीं करते। फिर एक तरीका आता है वेक्टर रिजोल्यूशन का, वो हम यूज़ करते हैं। और वेक्टर रिजोल्यूशन का तरीका सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कि उसके लिए वेक्टर रिजोल्यूशन के तरीके में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब है तोड़ना एक तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, एक ब्लॉक पे अगर मान लो एक ब्लॉक के, चलो एक बंदा यहाँ से यहाँ चला, एक चीज यहाँ से यहाँ चली मूव की, ठीक है अच्छे, क्योंकि चाहे हम फोर्स लें चाहे डिस्प्लेसमेंट लें, दोनों ही आपस में कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको समझाना है। हम अगर हम कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं तो मैं कोई भी एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ। आइदर मैं यूज कर सकता हूँ एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बंदा ए से बी, कोई बॉडी ए से बी चली, तो उसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। बट एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुई, वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुई, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये हुई। इसमें कोई शक है, कोई डाउट? बोलो बच्चे, समझे? एक बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची तो एक्स में इतना चली और वाई में इतना चली। लेट अस टेक, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक बॉडी यहाँ से चली यहाँ तक 10 मीटर, ये एंगल 60 डिग्री है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 मीटर। मैंने कहा आपसे फाइंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन। कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हो, बोलो। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है? ये और ये। क्या कोई तरीका है, निकाल सकते हो? हाँ। चलो 2 मिनट टाइम देते हैं, बताओ। तो x 5 है, y 5 रूट 3 है। इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो अगर हमें यहाँ निकालना है x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, जैसे कि हम अपनी 10th क्लास में पढ़ते थे। तो अगर हम इसको बेस कंसीडर करें, ऑब्वियसली बात है बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के साथ वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये y बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, 10। तो ये हो जाएगा बच्चे। तो इसको इधर भेज देंगे, y = 10 साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है बच्चों। तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे cos थीटा लगा देंगे। cos 60 = बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 60 is 1/2, बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 10। ये इधर आ जाएगा, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x = 5। तो ये वैल्यूज आ गई बच्चे। तो इसका क्या मतलब है, जैसे x क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 मीटर, और y कितना हो गया हमारा 5√3 मीटर। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका क्या मतलब है, लेना देना क्या है, मतलब एक्चुअल में देखो एक्चुअली क्या है, इसको ही कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब कि उसके हिस्से तोड़ दिए हमने, हिस्से बांट दिए। हिस्से बांट दिए मतलब कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं, 10 मीटर की जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो इसके बराबर है कि x में 5 मीटर हो रही है और y में 5√3 मीटर हो रही है। इसका क्या मतलब है, अगर हम लिखें इन दिस केस टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन x डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5√3 मीटर इन y डायरेक्शन। ये इन दोनों के एडिशन के, या इन दोनों के इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड होते हैं, एक ij और एक डायरेक्ट वैल्यू वाला। मतलब वेक्टर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ij ही वेक्टर फॉर्म हो,
मैंने आपको ये बताया था, वैल्यू के साथ एंगल दे दो वो भी क्या होती है, वेक्टर फॉर्म होती है। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुई डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। कैसे हुआ, हमने पर्टिकुलर वैल्यू बताई और डायरेक्शन दे दी, ठीक है। 10 मीटर ये होगी, बट इसको क्या आईजे के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 5 मीटर आई या 5i, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5i और j में कितना प्लस 5√3j। तो ये दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इन दोनों में कोई एक्चुअल में फर्क है नहीं, कोई फर्क नहीं। कैसे, इससे हम ये निकाल सकते हैं और इससे ये निकाल सकते हैं। अब इससे ये निकाला, ये तो हमने सीखा, यही तो भी तो किया। 5x में मतलब i, 5√3y में मतलब कि j। समझ में आ गया, x वाले को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं और y वाले को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, तो यहाँ से ये भी सिखाया था। इससे ये कैसे आ सकता है मैंने बताया था। क्या करते हैं, कैसे इससे ये कैसे आएगा बताओ, रूट में करना था i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और एंगल निकालना सिखाया था, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना हमने, भूल गए। बताते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। कोई एक वेक्टर है हमारे पास जो कि जैसे मान लो है axi, लेट अस टेक इफ यू हैव अ वेक्टर axi plus ayj, then how can the magnitude will be calculated, ax square plus ay square, and डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, tan theta is equal to y component by x component, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे ये भी आ जाएगा, मतलब एक से दूसरे से पहले किसी को भी आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वेक्टर रिजोल्यूशन के लिए हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा नहीं लेते हैं। अब सहारा नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, वो फॉर्मूला यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, अब से हमेशा ध्यान रखना। देखो बच्चे क्या है, अगर कोई वेक्टर ये है, मान लो x, ठीक है, इधर देखो बच्चे, इधर x ये मान लो a है, दैट इज एक वेक्टर a, उसका कितना हिस्सा ये थीटा है, इसका कितना हिस्सा x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये हो जाता है a cos थीटा, और कितना हिस्सा इस डायरेक्शन में, ये हो जाता है a sin थीटा। कुछ हद इस तरीके से मान सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है, बट अब ट्रिग्नोमेट्री आगे से नहीं लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है। मतलब a वेक्टर का x कंपोनेंट कितना होगा, a cos थीटा, और a वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। इसका क्या मतलब है, जैसे वही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या क्वेश्चन था हमारा, एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 मीटर, कितने एंगल के साथ 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 60 और ये क्या हो जाएगा 10 sin 60। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हमेशा x वाले को cos लेते हैं और y वाले को sin लेते हैं, नहीं, एंगल के साथ वाला cos होता है, थीटा के साथ वाली साइड cos होती है, ये थीटा है, इसके साथ वाला cos, और दूसरा वाला क्या होता है sin होता है। समझे बच्चे। सर अगर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं दिया होता तो यार रिजल्टेंट को तोड़ना है। देखो अगर रिजोल्यूशन में क्या होता है, कोई इंक्लाइन वेक्टर है, जैसे इंक्लाइन है बॉडी यहाँ चली, तो इसमें हमने पूछा कि अरे ये तो टोटल चली, इस x में कितनी चली और y में कितनी चली। कभी भी हम तोड़ते हैं तो इंक्लाइन वेक्टर को तोड़ते हैं, पहले से ही अगर कोई हॉरिजॉन्टल वेक्टर हो या वर्टिकल वेक्टर हो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो एक बॉडी है 10 मीटर चली, बताना x में कितनी चली y में कितनी चली, x में कितनी चली और y में कितनी चली, बताओ। अभी नहीं बता सकते यार x डायरेक्शन में, बोलो बोलो भाई बोलो। ये x डायरेक्शन में 10 चली, मतलब अभी तो बता नहीं सकते। देखो अच्छा अगर ये बॉडी यहाँ से चली, x में कितनी, यहाँ से 10 मीटर चली, x में कितनी चली और y में कितनी चली, बताओ। और ही दिन नहीं है तो कैसे बताओ। एक बॉडी यहाँ से यहाँ 10 मीटर चली, x में कितनी चली और y में कितनी चली, x में 10 चली, y में 0 चली होगी। शाबाश। अगर कोई बॉडी पहले से ही हॉरिजॉन्टल चल रही है तो इसका मतलब x में चली, y में चली ही नहीं, और यहाँ एक बॉडी सिर्फ y में चल रही है 10 मीटर, तो y में चली और x में नहीं चली।
ऐसे केस में रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमको पता है कि या तो ये पहली हॉरिजॉन्टल है या तो पहली वर्टिकल है। रिजोल्यूशन की नीड कहाँ पड़ती है? जब बॉडी तिरछी चल रही हो। कैसी चल रही हो? इंक्लाइन। अब यहाँ पता चलना है कि इसमें से कितना हिस्सा आगे बढ़ी और कितना हिस्सा ऊपर गई, तो कितना हिस्सा इधर चली और कितना हिस्सा इधर चली। अभी तो सारा हिस्सा आगे चली और ये सारा हिस्सा किधर चली? ऊपर। तो कभी भी जब हम रिजोल्यूशन यूज करते हैं तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल या पहले से ही वर्टिकल होता है, उसको रिजॉल्व करने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब वर्टिकल। इंक्लाइन में दिक्कत होती है कि अगर ऐसे चली तो इसमें इतना कितना चली और ऊपर कितना चली है, इसमें क्या यूज करते हैं? रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? ये नहीं आई? तो अब इसको तोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा? वही आंसर आ जाएगा हमारा जो अभी हमने किया था। क्या आ जाएगा? cos 60 कितना होता है? 1/2, 5 मीटर, वही आ गया। बट यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की, यहाँ क्या यूज किया? फॉर्मूला यूज किया जो हमने आपको सिखाया रटा है। समझे नहीं समझे? क्योंकि बार बार ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करनी है, यहाँ वही आ जाएगा 5√3 से सिंप्लीफाई करोगे तो बात दोनों घुमा करा के क्या है बच्चे? सेम है। बट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज कराई कि ताकि आपको पता चले कि हम यूज क्या कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला उठा के करने चालू कर दो। आपको समझ में आ गया कि मतलब ये है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बॉडी इतनी चली तो एक्स में इतनी चली होगी और वाई में इतनी चली होगी। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते क्यों है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने वेक्टर रिजोल्यूशन सीखा। तो जब हम वेक्टर रिजोल्व कर देते हैं तो कह सकते हैं कि पुराने वाले वेक्टर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, मतलब इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट में लिखने का मतलब ये मैंने जैसे बताया आपको, जब भी लिखा था 10 मीटर 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू 5i प्लस 5√3j, मतलब ये इक्विवेलेंट होता है। 10 मीटर 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस is equivalent to 5i plus 5√3j। तो आप इसको लिख सकते हो और ये इक्विवेलेंट है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आपस में दोनों चीजें क्या है? बराबर। हाँ अच्छी करो। हेलो, वो हो जाएगा ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो बोलो। एक क्वेश्चन दें हम आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे। चलो अच्छे, एक क्वेश्चन देते हैं और इससे सीखो। ये करो बच्चे। एक और फोर्स ऐड कर देते हैं। नेट फोर्स बनाओ। देखो बच्चे, इसे सॉल्व करते हैं। वो आज था श्रेष्ठ। देखो बच्चे, सर टाइम आ रहा है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है, फिर से एक बार देख लो आप लोग। जैसे कोई वेक्टर है बच्चे, ऐसे कोई एक वेक्टर क्वांटिटी लग रही है, जैसे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये फोर्स जो लग रहा है वो आगे भी बढ़ा रहा है, ऊपर भी ले जा रहा है बॉडी को, दो उसके काम है। तो उसका कितना हिस्सा आगे ले जा रहा है और कितना हिस्सा ऊपर ले जा रहा है, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला होता है कॉस और दूसरा वाला होता है साइन। तो उसको हमने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट में तोड़ने का क्या फायदा है, अभी आप देखो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 5 फोर्स है, कोई हमारे पास फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो 5 वेक्टर्स को एक साथ सिंप्लीफाई कर सके। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इंक्लाइन वेक्टर है, क्या है ये 10√2 न्यूटन, ठीक है। ये 45 डिग्री पे लग रहा है ऐसे। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10√2 cos 45, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दोनों 10√2 sin
45। देखो बच्चे cos 45 होता है 1/√2, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 और ये भी क्या आ जाएगा 10। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी पे 10√2 ऐसे लग रहा है तो उसमें से 10 न्यूटन का हिस्सा आगे बढ़ा रहा है और 10 न्यूटन का हिस्सा क्या ले जा रहा है ऊपर ले जा रहा है, इतना पार्ट। फिर जब वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं, तोड़ दिया, तो उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसको स्प्लिट कर दिया ना। अब आपने उसको दिखा दिया कि उसका कितना हिस्सा x में है, कितना हिस्सा y में, जो भी है, इस डायरेक्शन में कितना, उस डायरेक्शन में कितना है, जरूरी नहीं हमेशा x और y हो, किसी भी डायरेक्शन के अलावा तोड़ दिया आपने, उसको स्प्लिट कर दिया, इसे हिस्से कर दिए उसके, तो उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। तो अब मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, चाहूँ तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। इसको मिटा के क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मिटा के सिर्फ ये इधर देखो, चाहूँ मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये कट गया, इसकी जगह सिर्फ इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, इधर 10 और इधर भी 10। मतलब सर ऐसे मतलब अगर पेपर में डायग्राम बना तो कर सकते हैं। पेपर में पहला डायग्राम पूरा बनाना, ये दूसरा डायग्राम है, उनमें स्पेस नहीं इतना ज़्यादा, ये सेकंड डायग्राम। अब इसको भी तोड़ूंगा, इसको भी स्प्लिट करूंगा। कैसे करें भैया, ये 20√2 लग रहा है, 20√2 न्यूटन ऐसे, तो इसका कंपोनेंट में तोड़ेंगे इसको, क्या होगा बच्चे बताओ। ये 45 है, क्या करें, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बोलो। ये थीटा के साथ वाला होता है 20 जैसे ये है दिस इंटू थीटा के साथ होता है cos 45, दोनों 20 और दूसरा वाला क्या होता है 20√2 sin 45। ये कितना होगा 1/√2। एक्चुअली sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/√2 होता है, तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। इसको भी सिंप्लीफाई करो तो ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 1/√2, ये भी क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। तो इसको मिटा सकते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं, 20 ऊपर और 20 किधर, लेफ्ट में मिट गया, तोड़ दिया ना इसके, इसका हिस्सा ये हो गया 20 न्यूटन ऊपर और 20 लेफ्ट में। अब क्या है, बाकी फोर्स को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, उसकी कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो तो पहले हॉरिजॉन्टल पहले वर्टिकल लग रहा है। अब यहाँ पे चीजें सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं। कैसे, देखो बच्चे ये 10-10 है, ये कितना हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। 10-10 कितना हो जाएगा बोलो, 20 हो जाएगा। ये 20 और 10 30 हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। एक डायरेक्शन जब फोर्सेस होते हैं डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। ये 20 और 20 40 हो जाएगा, ये 10 20 हो जाएगा। अभी बताना इन दोनों का क्या होगा, बताना ये 40 और 20 क्या होगा, 20। देखो अच्छे, इधर 40 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है। जब दो वेक्टर अपोजिट लग रहे होते हैं ठीक, तो सबसेक्ट हो जाते हैं, और ये इधर डोमिनेटिंग है, ठीक, क्या हो जाएगा 20 न्यूटन इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। 20 और अपोजिट कर रहे हैं, तो इन दोनों का नेट क्या आएगा 20 इन दिस डायरेक्शन, और इन दोनों का क्या आएगा नेट 10 न्यूटन, किधर 10 न्यूटन, ऊपर नीचे ऊपर, ये आ गया। तो सोचो इतनी टफ क्वेश्चन से यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे करें, आपने चलो x x वाले y y वाले तो सॉल्व करा दिए, ये तो परपेंडिकुलर है, इनको कैसे सॉल्व करें, यहाँ तक तो आ गया सिंप्लीफाई करके। अब वही सीधे सीधे कितने वेक्टर बचे आखिरी में, 2 बचे, तो 2 के लिए तो फॉर्मूला है ना हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है, r = a² + 2 cos θ। पर चक्कर क्या है बच्चे, इसमें भी खास बात है, इसमें दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ लगेगा क्या, ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये जैसे मान लो r क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये 100 + 400 क्या आ जाएगा, √500, 100 × 5 10√5 नेट फोर्स। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक सनी देओल है और ये रस्सी से टंगा हुआ है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी, हमने आपसे पूछा था। तो यहाँ मान लें एक क्वेश्चन है, ये सनी देओल है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है ऐसे, उसके हाथ बांध रखे, इन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। अगर हम बात करें टेंशन की, तो मैं बच्चे एक बार आपको टेंशन बताता हूँ फिर से ढंग से, इसको ध्यान से समझना, फिर हम आगे बात करेंगे। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, मान लो हमारे पास एक वायर है,
रोप है, वायर है, स्ट्रिंग है, इधर देखो बच्चे, इस पे मान लो एक कुछ लोड एडिड है, लोड मतलब m मास एडिड है, m मास लगा हुआ है, हमने टांग रखा है। अगर मास m लगा हुआ है तो इस पे अर्थ फोर्स लगाती है। देखो बच्चे, अर्थ हर चीज पे फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है अर्थ? अर्थ जो किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है उसके कहते हैं वेट, उसे कहते हैं वेट। अब जैसे m मास की बॉडी पे अर्थ फोर्स लगाती है उसे कहते हैं वेट, क्योंकि F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है mg। ये हमने किस क्लास में पढ़ा था? 9 क्लास में पढ़ा था बच्चे, 9 क्लास में पढ़ते हैं। अगर मान लो मेरा कुछ मास है तो मुझ पे जो अर्थ फोर्स लगा रही होगी उसे कहते हैं वेट। तो अगर जैसे मान लो 100 किलो का है, ये पर्सन 100 किलो का है, या मान लो कोई एक मास है 1 किलो का, उस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही होगी, उसका वेट क्या होगा? हो जाएगा 1 इंटू, मान लो जी को हम 10 ले लें तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बच्चे से पूछे सर बच्चा आपका वेट कितना है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ आपका वेट कितना है, जो हम पूछते हैं आपका वेट कितना है, ये गलत टर्म है, ये एक गलत टर्म है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। हमें आपसे पूछना चाहिए आपका मास कितना है, आपका मास कितना है। ये 50 केजी का है, इसका मास 50 केजी है, इसका मास 60 केजी है। हम कहते हैं आपका वेट कितना है, वो हमने बोलचाल में यूज कर लिया, वो बात अलग है। बट हम जो केजी में पूछते हैं वो मास होता है, वो वेट नहीं होता है। ये चीज 10 केजी की है, चीज 15 केजी की है, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता है। वेट तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है, अर्थ लगा रही होती है, खींच रही होती है, उसे वेट कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और वेट कैसे निकालते हैं? जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी की वैल्यू एक्चुअल में 9.8 होती है, बट अगर मान लो हम 10 ले लेते हैं, अगर हम 10 ले लें तो ये हो जाता है। जैसे मान लो कोई 1 केजी का मास 1 है तो उसका वेट कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया, अगर हमने जी को 10 ले लिया तो। मतलब इसका क्या मतलब है? 1 केजी की बॉडी पे अर्थ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन के फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। कोई डाउट इस चीज में बच्चों? बोलो। तो एक्चुअली क्या है कि आपने मान लो 1 केजी का मास यहाँ लगाया, इस पे स्ट्रिंग पे अटैच कर दिया, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? अर्थ इसको 10 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींच रही होगी। अब ये बताओ क्या ये बॉडी नीचे चली जाएगी या नीचे जाएगी नहीं? क्या ये बॉडी नीचे चली जाएगी या नहीं जाएगी? कौन रोकेगा इस बॉडी को नीचे जाने से? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब ये बॉडी खींच रही होती है तो स्ट्रिंग भी खींचने लग जाती है, क्योंकि जब बॉडी नीचे जाएगी तो स्ट्रिंग क्या होगी? खींचेगी। स्ट्रिंग खींचेगी तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल कहेंगे कि हम दूर दूर जाने नहीं देंगे। अब जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग पे हमने कोई मास अटैच किया है, मास नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग खींचने लग जाएगी, तो स्ट्रिंग खींचेगी तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल दूर जाने लग जाएंगे, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल कहेंगे कि हम एक दूसरे से दूर होंगे नहीं, तो वो आपस में अट्रैक्शन के चक्कर में आपस में एक इंटरनल फोर्स क्रिएट कर देंगे। अगर ये बाहर की तरफ खींच रहा है तो ये किधर फोर्स लगाएंगे? मिलकर के अंदर की तरफ। क्यों लगाएंगे? वो कहेंगे कि हम पोजीशन को चेंज नहीं होने देंगे, हमें आप खींच रहे हो और हम क्या करेंगे? हम खींचने नहीं जाएंगे, हम वापस लगाएंगे। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स कैसा लगता है? अगर स्ट्रिंग इधर खींच रही होती है बाहर की तरफ तो टेंशन किधर लग रही होती है? अंदर की तरफ। और एक्चुअली में टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लग रही होती है, क्योंकि ये टेंशन फोर्स हम तब डिस्क्राइब करते हैं जब बॉडी को खींचा जा रहा होता है, खींचा जा रहा होता है। ऐसे मान लो इसको खींचूं मैं, रबड़ है उसको खींचूं मैं, कोई रबड़ है उसको मैं खींचूं, तो उसके मॉलिक्यूल किधर फोर्स लगा रहे होंगे? अंदर की तरफ, अपने आप को वापस अपनी जगह लाने की, वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ऑल दो टेंशन फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, 5th चैप्टर में। बट ये है कि क्वेश्चन हमने दिया है तो कम से कम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर मैं टेंशन लिख दूंगा तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। कोई डाउट बच्चे? टेंशन फोर्स के बारे में हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई आइडिया लगा बच्चे? टेंशन फोर्स अराइजेस ड्यू टू द मॉलिक्यूल ऑफ वायर, स्ट्रिंग और रोप। क्यों अराइज होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि चेंजेस ना हो तो अपोजिशन करते हैं। जैसे हम मान लो मैं कहूँ कि आपसे ये हो जाए तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, अपोजिशन कॉज करोगे, चेंजेस को अपोज करोगे, तो उस अपोजिशन को यहाँ टेंशन की फॉर्म में दिया जाता है। देखो बच्चे ये हमारा हम बेसिक सी चीज़ है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक टर्म हम यूज़ करते हैं जो हमारे कैलकुलेशन में काम आती है, जिसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अगर किसी बॉडी पे अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, और सब फोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, तो एक बॉडी पे इंडिविजुअली कितने फोर्स लग रहे हैं उसको स्टडी करने को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे मान लो मास है, ये ब्लॉक है। अब मान लो मैं पूरी फिगर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ सिर्फ ये बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ ये बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। तो इस बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है वेट, कितना
10 न्यूटन का, और इस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसके ऊपर जो टेंशन का साइन हमने ऊपर क्यों लिया। देखो यार एक्चुअली क्या है, मान लो मैंने ये बॉडी ड्रॉ कर ली, तो टेंशन किधर लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है, और वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये लग रहा है। अब ये बॉडी कहीं जा रही है या नहीं जा रही, अगर ये बॉडी टंगी हुई है और कहीं नहीं जा रही तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी है, रेस्ट पे, मतलब ना ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है। अब रेस्ट पे वो बॉडी तभी हो सकती है जब उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना नीचे वाला फोर्स हो उतना ही ऊपर वाला फोर्स हो। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जितने फोर्स से नीचे खींच रहा है उतनी फोर्स से टेंशन ऊपर लग रही है, और टेंशन इसको क्या कर दे रही है, बैलेंस कर दे रही है। क्या कर दे रही है, बैलेंस। समझ में आया? अगर इन दोनों में से एक भी ज्यादा होता, मान लो वेट ज्यादा होता और टेंशन उतनी नहीं लग पाती, तो टेंशन हार जाती और वेट जीत जाता, फिर क्या होता, वेट डोमिनेट करता और खिंच जाती, खिंचते 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 वो टूट जाती। बट टेंशन ने कहा कि हमें हिम्मत है, हम रोक के दिखाएंगे, और उन्होंने रोक दिया, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इस फिगर में अगर रेस्ट पे है तो टेंशन किसके बराबर होगी, 10 न्यूटन के बराबर होगी, और मामला कैसा है, बैलेंस्ड है। कुछ आइडिया लगा बच्चों टेंशन के बारे में? अब ये है कि मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि ये समझाया तब ये सीख पाओगे, क्योंकि अगर आपको टेंशन फोर्स क्या होता है यही नहीं पता तो बाकी करोगे कैसे। तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है सनी देवल है और ये फिगर दी हुई है। हमने आपसे पूछा है कि T1 और T2 की वैल्यू बताओ, और हमने कुछ एंगल दे रखे होंगे, कोई एंगल दिए थे हमने, मान ली 30, ये वाला 30 दिया था, ये वाला 60 दिया था, कौन सा, 30 और ये 60। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करने को कहा था। तो अब ये बताओ बच्चे किस किस का क्वेश्चन हुआ, ये बताओ। देखो बच्चों जैसे मान लो अब ये सिस्टम है, इसका हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर देखते हैं। एक लग रहा है टेंशन फोर्स ऊपर, एक लग रहा है इधर। ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स ऐसा लग रहा होगा यूं, बट हम अपने लिए जो साइन लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये वाला। जैसे मान लो हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं, तो टेंशन इस पे ऐसा लग रहा है, इस पे कैसा लग रहा है, ऊपर, इस पे ऊपर, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स नीचे। तो ये फोर्सेस की बात करेंगे। 10 kg 100 kg है तो वेट कितना होगा, मास अगर 10 kg है, मास अगर 100 kg है सॉरी, तो वेट कितना होगा, वेट क्या होता है m इंटू जी। मान लो जी 10 है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 जो कि क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन का फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है। अब यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेंशन हमेशा ऐसे ही क्यों लेते हैं, अवे क्यों लेते हैं। यार देखो एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का जो डायग्राम होता है उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पूरे डायग्राम को ड्रॉ करने से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम एक सिंप्लीफाइड से डायग्राम बना देते हैं कि इस बॉडी पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफबीडी। क्या कहते हैं, एफबीडी, ठीक है। तो इसमें हमेशा अवे लिया जाता है। जैसे मान लो इस पॉइंट के रेफरेंस में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं और एक फोर्स नीचे लग रहा है। अगर छत के रेफरेंस में बनाते हैं एफबीडी तो टेंशन किधर दिखाते हैं बताओ, अगर छत के रेफरेंस में बनाते हैं, अगर इसके रेफरेंस में बनाते हैं तो किधर दिखाते हैं, इधर। अब हमेशा जिसके भी रेफरेंस में एफबीडी बनता है उसके हिसाब से टेंशन के साइंस लिए जाते हैं, उससे अवे जाते हुए होते हैं। जैसे मान लो छत रेफरेंस होती तो छत से किधर क्या जा रहे हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अगर इसके रेफरेंस में लिया तो ये साइन क्या जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो उस हिसाब से साइंस लेते हैं टेंशन के, क्योंकि टेंशन के दो साइन होते हैं। टेंशन हमेशा कैसी लग रही होती है, ऐसे लग रही होती है, यूं अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो हमने ये ले लिया। अब बात करते हैं एंगल की, तो ये एंगल कैसे कैसे लिखेंगे बच्चे इस फिगर के हिसाब से। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये 30 है तो ये वाला कैसे हो जाएगा, 30 किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप बोल रहे हो ये चीज। और अगर ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कह रहे हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल जो होगा वो ये सेम होगा, क्योंकि पहले साइड्स के बीच में जो एंगल पड़ते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शुक्र है आप लोगों ने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ ली। 9th क्लास में कोविड 9th क्लास में कोविड नहीं था, कोविड 10 में था, इसलिए ठीक है बच्चे। तो ये एंगल हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो पर्सन है रेस्ट पे है, ये पर्सन रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो इसका मतलब ना राइट साइड जा रही है ना लेफ्ट साइड, कहीं नहीं जा रही, तो
तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। नेट फोर्स जीरो मतलब कि जितने उस पर फोर्सेज लग रहे हैं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं देखो बच्चों, जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्सेस ऐसे हो सकते हैं जो एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं और वाई वाई में लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये यहाँ पे तीन फोर्सेस है, ये और ये और ये। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें सारी कहानी, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको सिखाया था वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है, अभी कभी जैसे कोई फोर्स इंक्लाइन लग रहा हो, तिरछा लग रहा हो, तो उसका कितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल या कितना हिस्सा वर्टिकल होता है, उसको हम रिजोल्व करने को क्या कहते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो एक बॉडी है, एक चीज पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल थीटा है, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, इस फोर्स का कितना हिस्सा आगे लग रहा है और इस फोर्स का कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स तिरछा लग रहा है, तिरछा मतलब कि आगे भी और ऊपर भी, तो कितना हिस्सा आगे लग रहा है वो कैसे निकालते हैं, f cos थीटा से, और कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है इससे कहते हैं f sin थीटा से। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में बता देता है, क्लियरली बता देता है कि अगर टेढ़ा लग रहा है तो इसका इतना हिस्सा आगे लग रहा है और इतना हिस्सा ऊपर लग रहा है, कि इसका कितना कितना हिस्सा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो जैसे मान लो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, तो टेंशन तिरछी लग रही है, इसका कितना हिस्सा आगे लग रहा है और कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, मतलब कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने स्प्लिट कर दिया इसका इतना। अब जैसे अभी इसको रिजोल्व करेंगे, इधर देखो बच्चे बताओ क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बोलो, ये T2 है, ये हो जाएगा T2 cos 60। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ना, क्योंकि रिजोल्व करने के बाद है ना, रुको, ये हो जाएगा T2 cos 60 और इसके दो हिस्से हुए, ये तिरछा लग रहा है तो उसका कुछ हिस्सा आगे लग रहा है और कुछ हिस्सा क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो इतना हिस्सा आगे लग रहा है और ऊपर कितना लगेगा, T2 sin थीटा के साथ वाला cos होता है और दूसरा वाला क्या होता है, sin होता है, ठीक है। अब ये तिरछा लग रहा है, अब इसका दो हिस्से लगेंगे, ऐसा लग रहा है तो एक हिस्सा आगे लगेगा और एक हिस्सा लगेगा ऊपर, कुछ कितना लगेगा, T1 sin सॉरी थीटा के साथ वाला cos होता है cos 30 और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा T1 sin 30। ये जब किसी वेक्टर को रिजोल्व कर देते हैं उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे मान लो हमने वेक्टर को रिजोल्व कर दिया तो खुद की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। तो अब जैसे मान लो अब यहाँ पर मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा तो क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा बच्चे, तो देखो बच्चे अब मैं जो फोर्सेस दिखाऊंगा आपको, अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा, इधर देखो बच्चे क्या क्या दिखाऊंगा बताओ, इन दोनों को हटा दूंगा क्योंकि इसको तोड़ दिया ना हमने, इसको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, T2 cos 60, ऊपर वाले क्या क्या है, T1 sin 30, T2 sin 60 और क्या T1 cos 30 और क्या 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन सॉरी, ये दिखाऊंगा इक्विवेलेंट टू। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। करो बच्चे सिंप्लीफाई करो, चलो बताओ क्या है, कैसे आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, sin 60 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा T2 इंटू √3/2। sin 30 कितना होता है 1/2, T1 इंटू 1/2। ये कितना आ जाएगा T2 cos 60 क्या होता है 1/2। ये कितना हो जाएगा T1 √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 T2, ये क्या हो जाएगा 1000, ये क्या हो जाएगा T1/2 सॉरी T1/2 ये हो जाएगा ना, ये वाला, ये वाला कितना हो जाएगा T2/2, ये वाला कितना हो जाएगा √3। ये फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, ये लग रहे हैं, बट इसके बावजूद बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। हमने आपको क्वेश्चन में दिया है वो जो सनी देवल है वो लटका हुआ है और राइट लेफ्ट कहीं नहीं जा रहा, वो बीच में ही टंगा हुआ है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा मतलब उसमें मोशन नहीं है। अगर बॉडी पे कहीं भी मोशन नहीं है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करने वाले हैं,
कैंसिल करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी टंगी रहेगी, वही रेस्ट पे रहेगी, टंगी रहेगी, वहीं पे टंगी रहेगी। तो कैसे बैलेंस होगा, कैसे करें बच्चे? बट इसमें बैलेंसिंग भी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे दो फोर्सेज है, ये फोर्सेज जो एक्स में लग रहे हैं, ये फोर्सेज जो वाई में लग रहे हैं। तो एक्स वाला एक्स को बैलेंस कर रहा होगा और वाई वाला वाई को करेगा। ये इसको देख लेगा और ये इसको देख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको बैलेंस कर देगा और ये इसको बैलेंस कर देगा, तभी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी पे 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 है तभी तो बॉडी रेस्ट पे। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सनी देओल है वो टंगा हुआ है, बट वो ऐसे टंगा हुआ है, ऐसे नहीं कि बंजी जंपिंग कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो तो नेट फोर्स 0 नहीं होता है, क्योंकि मोशन में है। अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स 0 है। तो चलो बच्चे करते हैं, देखते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन √3/2 T1 इज इक्वल टू T2/2। फर्स्ट इक्वेशन आर, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 T1 इज इक्वल टू T2 इज आर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट बच्चों इसको लेके तो मुझे बोलो। क्योंकि बच्चे बॉडी कहीं जा नहीं रही, क्या राइट लेफ्ट में बॉडी जा रही है क्या? इनमें से अगर एक फोर्स ज्यादा होता, डोमिनेट करता, वो बॉडी को राइट ले जाता, अगर ये जा रहा था बॉडी को इधर ले जाता, बट बॉडी इधर उधर नहीं जा रही, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ऐड नहीं हो सकता था, मतलब ऐड दो फोर्स। देखो यार, एक्चुअली क्या है बच्चे, मान लो आप हो, आप अभी बैठे हुए हो, आप में कोई मोशन है, आप पे नेट फोर्स बैलेंस्ड है, तो नेट फोर्स अगर मान लो आप हो और मान लो आपके दो सहेलियां मित्र हैं आपकी, एक आपको इधर से खींच रही है, इसको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, इसको मैं खिलाऊंगी, दोनों का फोर्स बराबर है 100 न्यूटन। आप कहीं जाओगे? बीच में ही रहोगे ना राइट जाओगे ना लेफ्ट जाओगे। नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। मान लो ऐसे ही आपको कोई ऊपर से खींच रहा है और आपको कोई नीचे से खींच रहा है, बट आप वहीं पे ही हो, तो सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, मतलब क्या बच्चे 4 हिस्से हो जाएंगे हाथ इधर और पैर अलग देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अगर हम पे फोर्स लग भी रहे हैं और हम वहीं पर ही हैं, तो इसका मतलब वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे ये जितना लग रहा है वो उतना लग रहा है, अगर ये ज्यादा लग रहा होता तो हम किधर चले जाते, इधर चले जाते, मतलब वो जो सनी देओल था वो इधर खिंच जाता, अगर वो ज्यादा लग रहा होता उधर खिंच जाता। बट हम तो आपको कह रहे हो कहीं जा ही नहीं रहे ना, समझे? आप अपनी जगह पे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। जैसे मैंने कहा आपको दो अपनी तरफ सब खींच रहे हैं, बट आप वहीं पर ही हो, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को, उनके फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। समझे बच्चे, नहीं समझे? तो यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा, ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अगर कैंसिल नहीं करता तो क्या होता, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा होता, रेस्ट पे नहीं होता। अगर फोर्स बैलेंस है, कैंसिल है, तभी तो वो रेस्ट पे है, और अगर कैंसिल नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, तो मोशन करने लग जाएगा, बंजी जंपिंग में आ जाएगा, ऊपर नीचे जंप कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, इधर उधर हिल रहा होगा, ऐसे ऐसे। बट हम तो ये कह रहे हैं रुका हुआ है, तो ये इसको बैलेंस करेगा, और ना ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, राइट वाला लेफ्ट वाले को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक्स डायरेक्शन वाले, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल वाले एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल मतलब वाई वाले। कैसे बैलेंस होंगे बच्चे बताओ, इसके अंदर कैसे बैलेंसिंग होगी? उन दोनों का ऐड कर देंगे जो एक ही डायरेक्शन में, √3/2 T2 और T1/2। देखो ये दोनों मिलके इसको बराबर कर रहे होंगे, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, नीचे लग रहा है, क्या हो जाएगा ये √3 T2/2 प्लस T1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये नीचे वाले को बैलेंस कर दे रहे होंगे। चलो बच्चे बताओ, यूजिंग दिस टू इक्वेशंस व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, जल्दी बताओ, शाबाश। इधर देखो बच्चे, तो सबसे पहली चीज बच्चे ये है, इधर T2 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, कहां पर, यहाँ। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 T1 पुट कर दे, कर दे, नहीं करे, बताओ बच्चे। √3/2 की जगह आ गया, T2 की जगह क्या आ गया, √3 T1 प्लस T1/2 इज इक्वल टू 1000। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3/2 T1 प्लस T1/2 1000। क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, बताने क्या आ जाएगा, 3
बाई टू टी वन प्लस टी वन बाई टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2t1 ये डेढ़ है, डेढ़ और आधा क्या होता है? 2, या फिर देखो ये हो जाएगा 4t1 बाय 2 इज इक्वल टू 1000, 2t1 इज इक्वल टू 1000, 2 नीचे आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। $500 न्यूटन आ जाएगा। अगर t1 500 हो गया तो t2 क्या होगा? इसके लिए यहाँ पुट कर देंगे, t2 हो जाएगा √3 500, ये 500 इंटू √3। क्या बच्चे यही वैल्यूज आई हैं आपकी? बोलो बच्चों बोलो, क्या यही वैल्यू आई है? शाबाश। देखो बच्चे, हमारे पास एक ब्लॉक है, ये 2 kg का है, इसमें 60 डिग्री पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब एक्चुअली क्या है, ये जो फोर्स है ये इंक्लाइंड है, तो ये फोर्स क्या करेगा? इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो ये आगे लगेगा या ऊपर लगेगा। बट हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा हम देखते हैं। तो हम जब किसी भी एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, मतलब कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो इसका कितना हिस्सा आगे लगेगा? ये होगा 20 cos 60 से कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो एंगल के साथ वाला होता है cos और दूसरा वाला क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे? 20 cos 60 क्या होगा? हाफ, ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन का जो हिस्सा है वो बॉडी को किधर बढ़ा रहा है? आगे की तरफ बढ़ा रहा है। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ? 10 न्यूटन। तो हमें क्या पूछा है? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो जब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा। तो मास कितना है हमारा? 2 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 10, नीचे आ जाएगा ए एक्स क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एक्सेलरेशन एक्स में अलग हो सकती है, वाई में अलग हो सकती है? बिल्कुल, 2 डायमेंशन मोशन में हर चीज अलग अलग हो सकती है। कैसे? एक बॉडी यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, ये से भी, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्स में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, वाई में कितना हुआ? इतना हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई में अलग हो सकती है, वेलोसिटी एक्स और वाई में अलग हो सकती है, एक्सेलरेशन भी एक्स और वाई में अलग हो सकती है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन में हर चीज एक्स और वाई के अलग अलग स्टडी किया जाता है कि ये एक्स में कितना है, ये वाई में कितना है, ये ओवरऑल कितना है। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली, तो अब यहाँ चली तो एक्स में कितना मोशन हुआ? एक्स में क्या होता है? ये एक्स डायरेक्शन मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक हुआ, वाई में कितना हुआ? इतना हुआ। तो यहाँ पर हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजें पढ़ते हैं और ओवरऑल भी पढ़ते हैं। तो ये 2 डायमेंशन मोशन है कि हमको एक्स के अलॉन्ग अलग पढ़ना होता है, वाई के अलॉन्ग अलग, और ओवरऑल वैल्यू अलग पढ़नी होती है। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो, इस चीज को समझे?